नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैं मज़दूर हूँ, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत सरन उपाध्याय। तो डॉक्टर भगत सरन उपाध्याय का जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर भगवत सरन उपाध्याय का जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में उज्जियारपुर नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने संस्कृत, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में उनका स्थान महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका संपादन किया तथा हिंदी विश्वकोश संपादक मंडल के सदस्य भी रहे। ये मॉरिसन में भारत के राजदूत भी रहे। भारतीय संस्कृति पर देश विदेश में दिए गए इनके व्याख्यान चिर संग्रहणीय हैं। इनकी भाषा शैली तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। आपने विवेचनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग तथा कहीं कहीं रेखा चित्र शैली का प्रयोग किया है। इनके कृति हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास का भारत, कादम्बरी, झूठा आम, बुद्ध वैभव, सागर की लहरों पर, इतिहास साक्षी है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। पहले लाइन पर यह जो तो कहानी इस प्रकार से शुरू होता है। मैं मज़दूर हूँ, जीवन बंद श्रम शक्ति की इकाई। ठीक है, मज़दूर को आप जानते हैं, पूरे जीवन भर वो बस मज़दूरी करता है, श्रम करता है और अपने श्रम को कभी नहीं भूलता। मैं मेहनत कश मज़दूर हूँ। मज़दूर हैं आदमी के बनेलेपन से लेकर आज की शिष्ट सभ्यता तक की सीढ़ियों पर मेरे हथौड़ों की चोट है। आपने एक अज्ञे की एक कहानी है या फिर एक अज्ञे की कविता है सांप, वहाँ पर भी अज्ञे ने सभ्यता के ऊपर एक बड़ी आलोचना की है कि सभ्य जो लोग होते हैं वे लोग सांप से भी बहुत विषैले होते हैं। उसी प्रकार इस कहानी में भी मज़दूर को ऐसा बताया गया है कि वो जो पहले आदिमानव से लेकर आज की जो शिष्ट सभ्यता है, जिसे जो लोग हैं वो अपने आप को बड़े उच्च घराने का सोचते हैं और अपने को सभ्य बताते हैं, वहाँ तक इन मज़दूरों की हथौड़ों की चोट है। ज़माने ने करवट ले ली है पर मैंने कभी ज़मीन से पीठ नहीं लगाई। ठीक है, ज़माने ने करवट ले ली है, बदल गई है ज़माना, पर मज़दूर मज़दूर ही है। सुस्ताने के लिए कभी फावड़े नहीं टिकाए, कभी सुस्ताने के लिए, कभी आराम करने के लिए इन्होंने फावड़े नहीं टिकाए हैं। मेरे बाजू पर ज़माना टिका है, घुटनों पर अलकस दम तोड़ती है। तो मज़दूर के बाजू में ही, उनके भुजाओं पर ही हमारा पूरा दुनिया टिका है और इनके घुटनों पर पूरी अलकस दम तोड़ती है। मेरे कंधों पर भूमंडल का भार है। ठीक है, मज़दूर के कंधों पर पूरे इस दुनिया का भार है। उसे उठाने वाले एटलस के साथ पर मैं वो हूँ कि कभी गर्दन नहीं मोड़ता, कंधे नहीं डालता, उन्हें कभी बदलता तक नहीं। जैसे एटलस को आप घुमाते हैं उस प्रकार से मज़दूर जो है वो कभी ना कंधे डालता है, ना कभी बदलता है और ना ही कभी गर्दन मोड़ता है। अगर मज़दूर जो है कंधे डाल दूं तो गजब हो जाएगा, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, ज़माने का दौर बंद हो जाए, पर मैं कंधे नहीं डालता। ठीक है, जब आप सोचिए अगर मज़दूर ना हो तो इस दुनिया का क्या होगा। कोई काम करने वाला व्यक्ति ना होगा। इस बड़े बड़े इमारत को कौन बनाएगा। ठीक है, इस बड़े बड़े इमारत को बनाने वाला भी मज़दूर है और इस सृष्टि का रचनाकार जो है वो भी मज़दूर है। पर पूंजीवादियों को इनका सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है, पर सबसे बड़े इसके जो काम जो करते हैं इस बिल्डिंग को बनाने में, जंगल को फसल में कन्वर्ट करने में, इस तरह के काम जो हैं वो हमेशा मज़दूर करते हैं। मज़दूर हमेशा खेत में होता है और पूंजीवादियों के लिए काम करता है, पर वो हमारी पृथ्वी, हमारी भूमि को सींचता और हरियाली की ओर ले जाता है। ठीक है, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं निरंतर निर्माण किया है,
विध्वंस न करूँगा, क्योंकि वो हमेशा बनाते हैं, इसीलिए वो कभी इस बिल्डिंग या फिर इस संसार को कभी ध्वस्त करना नहीं चाहते। यदि करना हुआ तो पुनर्निर्माण करूँगा, जिसके लिए मुझे थकान नहीं महसूस होती, कभी अलकस नहीं लगती, रोआं रोआं फड़कता रहता है। तो वो विध्वंस नहीं करना चाहते, वो पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है। मेरे निर्माण की परिधि की व्यापकता अनंत है। उत्याचल से हस्ताचल तक, क्षितिज के छोरों तक। हजारों वर्ष पहले कलयुग भी जब हमें अंतराल के गर्भ में था, मैंने नदियों के बहाव रोक दिए। बहाव जो भी ताजा थे, प्रखर प्रकृति वेग से प्रेरित बहाव रोककर सविस्मित हृदय बनाए, जिस पर पर्जन्य विहीन भूमि की उर्वरा शक्ति अलंबित हुई। बढ़ते हुए समंदर का मैंने जल सुखाया, दलदलों को ठोस जमीन का जमाना पहना, और उन पर फसलों की हरी धानी क्यारी दौड़ाई। तो इस पंक्ति में कवि लेखक कहते हैं कि हस्ताचल से उदयाचल तक इनका निर्माण परिधि अत्यंत व्यापक है। यहाँ हर जगह पर इनके कार्य आपको मिल जाते हैं, मजदूर हर जगह पर मिल जाते हैं। इन्होंने अभी नदियों का बहाव रोक दिया है, तो कभी वो ताज़ा थे, प्रखर प्रकृति से वेग थे, और इन्होंने बहाव रोक दिए और भूमि पर उर्वरा शक्ति को बढ़ाया। बढ़ते हुए समंदर को इन्होंने सुखा दिया और दलदलों के ठोस का ज़मीन पे अपना जामा पहनाया, और उन पर ये खेती करते हैं। फसलों की हरी धान क्यारियाँ दौड़ाई। ठीक है। कश्मीर का नाम लेते ही हृदय में जो आनंद की लहरें उठने लगती है, उसकी नम दलदलों भरी भूमि किसने सौंदर्य से रंगी। आप कश्मीर का नाम जब भी लेते हैं तो हमारे मन में बहुत खूबसूरत सा नज़ारा अपने आँखों के सामने आता है। पर कश्मीर का नाम लेते ही जो आनंद हमारे मन में उठने लगती है, उसका दलदल भरी भूमि को जो सौंदर्य से रंगने वाले का नाम है मजदूर। ठीक है। किसने झेलम के तटवर्ती आकाश को सुरभि बोझिल वायु से मदहोश किया। झेलम नदी के किनारे आकाश में जो है वो वायु से, सुरभि के बोझिल वायु से इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मदहोश किया। किसने उसके केसर की फैली क्यारियों में जादू की मिट्टी डाली। ठीक है। केसर जो है झेलम के तटवर्ती इलाकों में केसर का खेती किया जाता है। तो उन्होंने बोला, अब हमारे लेखक ये बोल रहे हैं कि मजदूर है जिन्होंने केसर की क्यारियों का मिट्टी झेलम के किनारे डाला है। ठीक है। कलहण की कलम से पूछो, किसने किसने। दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था। जब नीलंद की धारा छाती पर चट्टान पर होती थी, दक्षिणी पहाड़ी में मेरी चट्टान। इन चट्टानों को मैंने नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा, अपने बाजुओं पर, कंधों पर, गर्दन पर, और चढ़ा दिया 500 फुट ऊपर आसमान की छाती छेद। गिजा और सक्कारा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से, इसलिए कि मुर्दा छातियाँ उस धूप से बुनी भालू में पिरामिडों की छाया में चिर निद्रा में सोए। ठीक है। आगे कहते हैं कि पूरा दिन सोता था और रात भी सोती थी, पर मजदूर हमेशा जागता था। उन्होंने दक्षिणी पहाड़ी पर उनकी चट्टानें थी, इन चट्टानों को वे नील की सबल छाती से उठाकर अपनी छाती पर रखा और अपने बाजुओं पर, कंधों पर और गर्दनों पर चढ़ा दिया, और 100 फुट आसमान छाती छेद गिजा अकारा के मैदानों में अपनी जिंदा छातियों से। इसीलिए आपने पिरामिड, इस लाइन में आपने पिरामिड के बारे में सुना ही होगा। पिरामिड को बनाने वाले मजदूर हैं जो एक रेगिस्तान में इस तरह बेहतरीन पिरामिड बनाया, इस तरह कला का प्रदर्शन किया है कि कोई आज तक नहीं बना सकता। इसीलिए पिरामिड दुनिया का अजूबा है। तो अजूबा बनाने वाला भी मजदूर था। ठीक है। आगे कहते हैं कि मैंने पहाड़ काटा, चट्टानें खोदकर तांबा निकाला, सोना चांदी लोहा कोयला हीरा पाताल में घुसकर जब
तपता दिन नरक की रातों की अंधियारी लिए उन खानों में उतरा। मैं पत्थर काटता होता अपने मालिकों के लिए था। कोलार की खानों से अमेरिका की नई दुनिया तक जमीन की छाती फाड़ फाड़ कर मैं चमकता। लोहे सा कठोर हीरा निकाला और दक्षिण अफ्रीका में आज भी निकाले जा रहा हूँ, पर उसकी चमक के नीचे मेरी काली अंधियारी जिंदगी है। ठीक है। इस पंक्ति में, इस सेंटेंस में वे कह रहे हैं कि मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोद कर तांबा निकाला। मज़दूर जो है, हर वक्त आप देखते होंगे, आपने केजीएफ की मूवी देखी है तो उसमें कोलार जो हीरा खाना है, कोयला का जो खदान है, उसका वर्णन है। केजीएफ में जिस प्रकार से मज़दूर काम करते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने पहाड़ काटा, चट्टानें काटी, तांबा निकाला, सोना चांदी सब चीज़ निकाले, पर इनका जो रात था वो अंधियारी था। और इनका जो पूरी ज़िंदगी थी इस पहाड़ में, इस कोयले के खदानों में, पूरी ज़िंदगी इनकी अंधियारी होती गई। पर दुनिया को बस सोने की चमक दिखती है, पर मज़दूरों की जो ज़िंदगी है वो हमेशा अंधियारी होती है, वो नहीं दिखती। मेरी खोदी ज़मीन को घेर शेर से खूंखार कुत्ते खड़े रहते हैं, मुझे घूरते, मेरी एक एक हरकत पर छलांग मारते। अगर मैं अपनी जगह बूत बनकर खड़ा ना होता तो पीठ फेरते ही पिंडलियों उनके मुंह में होती और उनके घेरे से बाहर निकलती वो अमानुष अपमान जिससे अंतर खुलकर चमक जाए, मैं हीरा निकालता हूँ। ठीक है। कुत्तों का एक झुंड जो है मालिक अपने मज़दूर के ऊपर छोड़ देता है, और कुत्ता जो है मज़दूर का निगरानी करता है। अगर मज़दूर थोड़े भी देर आराम करे तो कुत्ता है वो झपट के मज़दूर के ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी, हीरा निकालने के बाद भी मज़दूर की हालात बहुत गंभीर है। रोम का वो कोलोसियम मैंने अपने हाथों खड़ा किया, जैसे कभी एथेंस में अरीना का निर्माण किया था, जहां मेरे से गरीब को श्रीमानों की दृष्टि सुख के लिए शेरों से लड़ना होता, वैसे ही स्पेन में वे खूनी अखाड़े भी जहां लड़कों को सांडों से मौत की बाजी लड़नी होती थी। रोमन का कोलियम इन्होंने ही, मज़दूरों ने ही अपने हाथों से खड़ा किया, और एथेंस का एरेना भी खड़ा किया, पर इन्हें अपने सुख के लिए शेरों से लड़ना पड़ता और कभी कभार सांडों से भी लड़ाई करनी पड़ती थी। आप कई मूवियों में, कई पिक्चरों में आप देखते होंगे जहाँ पर शेरों से लड़ा जाता है, कहीं पे सांडों से लड़ा जाता है। जैसे बाहुबली का मूवी में भल्लाल देव सांड से लड़ते हैं, उसी प्रकार से पहले इन्हें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सांडों से बाजी लगानी होती थी। बाबा आदम के वनों को काटकर मैंने पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली, उसे जोत बोकर हरा कर दिया। विजयों से लौटे हुए रोमन जनरल की प्रांतीय भूमि, मीले फैले खेत मैंने बोए काटे, सामंतों की दुनिया मैंने बसाई, जिसकी गहराई में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरों में पीछे रखा जाता था। बाबा आदम क्रिश्चियन ईसाई का आदम और हवा से बहुत लगाव होता है। तो आदम वनों में रहते थे, तो मज़दूर जो है वनों को काट कर उन्होंने पत्थर की सी ज़मीन खोद कर नरम कर डाली, जो पत्थर थी उसको नरम कर डाली और उसे जोत कर वे हरा कर दिया। और रोमन जनरलों की प्रांतीय भूमि, मीलों मीलों तक खेत फैले हुए थे, उसे बोए काटे, सामंतों की दुनिया मज़दूरों ने बसाई। सामंत, पूंजीवादी, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, मुकेश अंबानी जैसे लोग, कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े आदमी जिनकी पूरी दुनिया है, वे मज़दूर ने बसाया, और जिनकी गहराइयों में आदमी को भूखे शेर की भांति कटघरे के पीछे रखा जाता था। और कभी इन सामंतों ने अपने हमारे मज़दूर को कभी अच्छे दृष्टि से कभी नहीं देखा और कटघरों के पीछे रखा। अफ्रीका के जंगलों से बनेली हालात में डाके, चोरी, साजिश द्वारा मैं खींच ले जाया गया
एक दूर की अनजानी दुनिया में मैं समुंदर पार, पर मेरे लिए स्वदेश विदेश की परिपाटी न थी। मैंने वहाँ भी गोरी दुनिया का भे पेट भरा, अपना पेट काट कर संसार को आधा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर फिर वही उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़ी की, जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी मेरे झोपड़ियों से घृणा करने वाली दुनिया। ठीक है। अमेरिको अमेरिका ने अफ्रीका के जंगलों से अपनी मज़दूरों को उठाकर ले गया, और वहाँ भी गोरे लोग जो हैं वे अफ्रीकन से बहुत काम करवाते थे और बहुत काम करवाते गए। पर जो मज़दूर है वो किसी ना देश ना एक देश को मानता था ना दूसरे देश को, यानी कि उसके लिए क्या स्वदेश क्या विदेश। जहाँ भी मज़दूर गया वहाँ अपना पेट भरा और दूसरों का पेट भी भरा, अपने पेट काट कर दूसरा का पेट भरा। ठीक है। संसार को आधा देने वाली उपज के बीच भी भूखा रहकर, मतलब इतना उपज किया, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उपज मजदूर किया, पर वो खुद हमेशा भूखा रहता था। ठीक है। फिर वहीं उनके लिए आसमान चूमने वाली इमारतें खड़े की, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मजदूर ने खड़ी की, पर जहाँ एक एक गांव नगर की संख्या बसी, एक एक गांव जो बसा, वो मजदूरों ने इमारतें खड़ी की। पर आखिर में क्या होता है, जो पूंजीवादी है वो हमेशा झोपड़ियों से नफरत करते हैं, पर उनके बिल्डिंग को बनाने वाले का नाम कौन है, वो है मज़दूर। मज़दूर ने ही बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, पर पूंजीवादी उस मज़दूर के झोपड़ियों से घृणा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आगे है, मैं ज़मीन को खोदकर उसे जोत बोकर सोना उगलने पर मजबूर करता था। वह सोना खुद मेरे लिए न था, मेरे लिए सोना आग था, जिसे छूकर मुझे सूल की नोक पर चढ़ना होता था। मुझे उस फसल को काट कर दा उसा कर राशि कर देना था, पर उसका एक दाना भी छूना मेरे लिए मौत का परवाना था। ठीक है। मज़दूर जो है वो ज़मीन को खोदकर सोना उगलने के लायक बनाता था, पर वो कभी उस सोना को ले नहीं सकता था, क्योंकि वे ज़मींदारों के कर्ज में डूबा हुआ था। वो फसल को बेचकर उसे कर चुकाना पड़ता था, और कर इस तरह से होती थी कि वो कभी अपना पेट नहीं भर पाते थे। मनुष्य की मेघा ने एक से एक जतन प्रस्तुत किए थे। हाँ, मुझे उस कटे खेत की ज़मीन पर अब चिड़ियों की भांति फिरने का अधिकार था, जहाँ कभी कोड़ों की चोट सीने पर झेलते हुए मैंने अन्न की राशि खड़ी की थी कि मैं अपना आहार मिट्टी में पड़े कणों को चुन लूँ। तब कदार का ताप मैंने पूरा किया। ठीक है। अब फसल काटने के बाद तो ज़मीन पूरी खेत जो है वीरान हो जाती है, तो वीरान खेतों पे मज़दूर को फिरने का हक होता है, पर जब लहराती फसलों में किसान जो है वो अपना अधिकार नहीं जमा सकते। हाँ, मैं उस ज़मीन के साथ बंधा ज़रूर था, उस ज़मीन की तरह मैं भी निरह था। ज़मीन बेची जाती थी, मैं भी उसके साथ, मैं जानवर के साथ बिका जाता था। जब ज़मीन बिक जाती थी किसी एक जगह से दूसरी जगह, तब मज़दूर को भी उसके साथ बेच दिया जाता था। जैसे एक जानवर को बेचा जाता है, उसी प्रकार से मज़दूर को भी एक जगह से दूसरी जगह जब ज़मीन बिक जाती थी तो इन्हें भी बेचा जाता था। न ज़मीन को अपनी उपज खाने का हक था, न मुझे। जैसे ज़मीन अपना उपज देने के बाद कुछ नहीं खा पाती, उसी तरह से मज़दूर का भी कोई हक ना होता था अपना उपज खाने का। प्राचीन काल से ही मेरे संज्ञा घर के मवेशियों की थी, मतलब घर में एक जानवर के भांति ही इन्हें ट्रीट किया जाता था। प्राचीन ऋषि तक ने जानवर की ही भांति मुझ पर दया करने की ताकीद की। गृहिणी को ऋषि ने मेरे प्रति करुण होने का हिदायत देते हुए चौपाइयों के साथ रखा। उसे गृह के सभी जनों के साथ दो पायों चौपाइयों की सामग्री होने का आशीर्वाद दिया। सामग्री द्विपक्षतुतम। ठीक है। यहाँ पे वे कटाक्ष कर रहे हैं कि प्राचीन ऋषि ने भी
मजदूर को जानवरों के भांति ही माना। जंगल काटकर मैंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर। मैं भूमि के साथ बिकता रहा, फिर धीरे धीरे मैंने विशाल जन संकुल नगर बनाए, जिनमें कारखानों, मिलों का दैन्य कोलाहल के साथ धुआं उगने लगा। उनकी चिमनियों की छाया मैं रात दिन में पसीना बहाता रहा। जब मशीन की चपेट में आकर मैं अपाहिज हो जाता, मेरा नाम रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता था। जब मैं उसकी चोट से घिरकर फिर न उठ पाता, तब सड़क के कूड़ों में डाल दिया जाता था। मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी, न मेरे बाल बच्चों के प्रति, न मालिकों की, न अपनी सरकार के प्रति। मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते ही रह गए। ठीक है, इस लाइन में लेखक कह रहे हैं कि जब जंगल काटकर इन्होंने गांव खड़े किए, कस्बे और नगर खड़े किए, मैं इनके साथ बिकता गया। फिर धीरे धीरे मैं विशाल जनसंकुल नगर बनाए, इन्होंने नगर बनाए जिनमें कारखाने थी और मिलों का दैत्य कोलाहल के साथ धुआं उगलने लगता था। उसकी चिमनियों की छाया में ये रात दिन पसीना बहाते रहते थे, और जब मशीन की चपेट में आ जाते थे या फिर जब मशीन की चपेट में इनकी पैर कट जाती या फिर हाथ कट जाते या फिर अपाहिज हो जाते, तब इन्हें रजिस्टर से उनका नाम काट दिया जाता था। जैसे ही ये काम करने के योग्य नहीं होते तो इन्हें काम से निकाल दिया जाता था, और जब तक वे किसी गिरे हुए से उठकर खड़े नहीं हो जाते, तब तक इन्हें कूड़ों में फेंक दिया जाता था। ठीक है, इनकी मृत्यु की जवाबदारी ना फैक्ट्री वालों की थी और ना ही फैक्ट्री के मालिक का, ना ही वे बाल बच्चों के प्रति, मालिकों की अपनी सरकार के प्रति किसी का भी यहाँ पे जवाबदेही नहीं था। इसके लिए मॉन्टेस्क्यू और मिल लिखते लिखते रह गए। ये जो हैं वो विदेश के लेखक हैं जिन्होंने इस पर लिखते लिखते पूरे अपनी जीवन व्यक्त कर दी। मेरे बाल बच्चे, उनके घर न थे न द्वार। मिल की दीवारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टाटा फूस दिन से घिरी मेरी दुनिया, जिसे मैं ही सब परिवार न था। मेरे से अनेक अभागे थे और वहाँ का पापमय घिनौना जीवन, शर्मनाक नगर से क्रीड़ा का, उधर ऊंची ऊंची दुनिया में संसदों के पाप के विरुद्ध कानून बनते थे, और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उनके कानूनों को चरितार्थ करते हुए कृत कृत होते रहे। चारों ओर अंधेरा था, घरौंदों के पीछे, उन मकान कहलाने वाले घरौंदों के, जहाँ दिन रात की मजदूरी से थका मांदा जीवन बिना लहराए टकरा टकरा कर टूट जाता था, और ये घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे जिस तेजी से दीवारों के पीछे कारखाने में तैयार माल। ठीक है, बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से महारथ। उधर हमारी मिलों ने क्रांति की, और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन जो ज़मीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे। बैलगाड़ी रेल बनी, और नाव जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। पर मैं वहीं का वहीं रह गया। लेखक ने इस तरह से इस कहानी का लेखन किया कि आपका दिल छू सकता है कि पहले जो है बैलगाड़ी से रथ बने, ठीक है, फिर रथ से महारथ बने, और उधर फिर हमारी मिलों से क्रांति चढ़ गई, बहुत क्रांति हुई, रूस क्रांति आप जानते होंगे, क्रांति हो गई। इस वजह से हमने भाप से इंजन बनाना शुरू कर दिया, और इंजन ज़मीन पर दौड़ते थे, इसलिए रेलगाड़ी बन गई। रेलगाड़ी जब बनी उसके बाद कार आए, कार, अब बस, बहुत सारे, अब तो बस की जगह अब हमारे पास है एरोप्लेन जो आसमान पे दौड़ती है। पर एरोप्लेन आसमान तो चूमती है, पर उसे बनाने वाला मजदूर वहीं का वहीं रह गया, न आगे बढ़ा न आसमान को चूमा, बस उस जहाँ जिस जगह से वो शुरुआत किया था उसी जगह पर वो है।
मैंने जैसे मोटर रेल से ज़मीन नापी थी, वैसे ही अपने अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा। पर जैसे मैं उनका कोई नहीं, भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता। जहाज़ पर बैठने वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, तो वैसे ही मज़दूर का और जहाज़ पर बैठने वाले का क्या वास्ता हो सकता है। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कह दिन पर बैठा लेता है। हलवाई अपनी बनाई मिठाई को जब तब चख लेता है। पर मैं अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज़ को क्या अपना या उनका कह एक मिनट को भी भोग सकता हूँ। मज़दूर जिस गाड़ी का जो हवाई जहाज़ का निर्माण करता है, उसको वो कभी भी भोग नहीं सकता। जैसे किसी भी चीज़ को हलवाई जब बनाता है मिठाई को, तब वो चख सकता है। या फिर कोई कुछ भी आप खाना बनाते हो तो आप चख सकते हो, पर ये मज़दूर हैं, वो किसी भी चीज़ का आनंद या फिर भोग नहीं ले सकते। इसके लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन खोदता हूँ। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझे जैसों की दुनिया पलट जाती है, जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते हैं, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्त नामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तेल निकालने वाले भी मजदूर हैं, और तेल के कारण विस्फोट होने वाले भी मजदूर होते हैं। पर चाल फरेब जो करता है, वो करता है कानून बनाने वाले, जिनके कानूने बहुत खूनी खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ठीक है, खूनी लड़ाइयाँ, इनके लिए भी मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की है, अधर्म की है, गुस्से और बर्दाश्त की है, हक की है और नाहक की है, लड़ाई और अमन की है। दोनों को मिटा देने के भी हैं और कई किस्म की हैं, जैसा उसकी किस्म किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मैं नहीं जानता उसकी परिभाषाएं। पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देख एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से संहार का साधन सिरजाता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तो बंदूक का और गोले बारूद का, बम का। ठीक है, खूनी लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ के लिए भी ये पसीना बहाते हैं। लड़ाई करने वाले सैनिक कौन होते हैं? अब राजा जो होते थे, कभी पुराने ज़माने में स्त्री के लिए लड़ाई करते थे, राज्य के लिए लड़ाई करते थे। पर मजदूर है, वो कभी किसी की लालसा नहीं करता, ना देश की ना स्त्री की। वो तो बस अपना पेट भरने के लिए सैनिक में भर्ती होता था, और राजा सैनिकों के द्वारा ही एक देश को जीत सकता था। तो सैनिकों को उसके लिए अपनी जान गंवानी पड़ती थी और खून पसीना एक करनी पड़ती थी। तो आगे करते हैं। पिरसू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं, आखिर चींटी को चींटी चटाने वाले कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वाले का नौकर ही तो हूँ। मुझे इससे क्या कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, वे एक दिन मुझसे ही हांड मांस के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। सच, इससे मुझे क्या, मैं तो तेली का बैल हूँ। मुझे कहीं भी नाद दो, मैं चलता ही जाऊंगा, उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वाले को इशारा पर चलना होता है। सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं अपनी कुवत आप नहीं जानता। एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मेरे जिन हाथों में भरे मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का भी असर है। काश मैं इसे समझ लेता, काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखर मृत्यु के इन साधनों को सिरते किन्हीं की भांति साफ देख लेता। सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला भी मजदूर मैं ही हूँ, और कुवत आप नहीं जानता। एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मेरे जिन हाथों में भरे मैदान का बगैर खून बहाए ही मेरे हाथों में सुला देने का जादू है, उनमें मसीह का भी असर है। ठीक है, संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है। धरती का विस्तार क्षितिज के पार तक वैसा ही व्यापक है जैसा आसमान। रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है
जितना वसुंधरा का और उनके मंथन से शहरों की समृद्धि भरी है, परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं। मैं पूछता हूँ, मुझ में कभी दानव की शक्ति थी? मेरे इस मानव की मज्जा में मेरी इन सिराओं के फौलाद के तारों की जकड़न थी, पर आज इतना निस्वत्त मैं क्यों हूँ, इतना नगण्य और नंगा क्यों हूँ। आजकल की दुनिया पूरे तरीके से नंगे लोगों से भरी हुई है। आजकल लोग नंगे वस्त्र पहनने को ही फैशन मानते हैं, पुराने लोगों को अब छोड़ दिए हैं। इस प्रकार वे कहते हैं कि संसार आसमान के छोरों तक फैला हुआ है, इस संसार इस छोर से उस छोरों तक फैला हुआ है, उद्याचल से विद्याचल तक, हस्ताचल तक फैला हुआ है। धरती का विस्तार बहुत वैसा ही व्यापक है जैसा आसमान है, और रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही असीमित है जैसा वसुंधरा का मंथन से शहरों में समृद्धि भरी है। परंतु मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हमारे मजदूर भाइयों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं पूछता हूँ, कभी दानों की शक्ति थी? मेरे इस मानव की मज्जा में मेरी इन सिराओं के फौलाद के तारों की जकड़न थी, पर आज इतना निस्वंत मैं क्यों हूँ, इतना नगण्य और नंगा क्यों हूँ। मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं मेरे पहनने के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं है, पर संसार जो है वो बहुत खूबसूरत है, और वो रत्नाकर सौंदर्य वसुंधरा के जैसा है, पर मैं अभी भी मजदूर हूँ और मुझे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। दुनिया में क्या नहीं है, कौन सी चीज़ मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की है। हर चीज़, हर वस्तु का निर्माण जो है वो मजदूर करता है। चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो आप फ़ोन चलाते हो या फिर आपके सामने कुछ भी चीज़, पेन हो, कॉपी हो, पुस्तक हो, या फिर आप कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ जो है वो मजदूर ही बनाता है। मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मैं तीर से ताड़ बनाता हूँ, तिल से पहाड़, नगर को ढो सकने वाले जहाज़ों से लेकर सुई तक कोई महान आदमी चीज़ नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण न कर लेती हो। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं, मैं इनमें से तीन का तक भी नहीं ले पाता। मैं भूखा और नंगा हूँ, पर क्या ये मिले जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार करता हूँ मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती? इसका उत्तर भला कौन देगा? इसे जो बताता है वह, या जिनके लिए बताता हूँ वे, जिनके लिए बनाता हूँ वे। इस तरह से यह कहानी जो है एक मज़दूर के जीवन पर आधारित है। किस प्रकार मज़दूर अपना पूरा जीवन, पूरा अपना देह, अपनी पूरी शक्ति एक वस्तु बनाने पे लग जाती है, समाज की भलाई पे कर लग जाती है, पर उसे एक भी दाना नसीब नहीं होता। जिस चीज़ का वो प्रोडक्शन या फिर निर्माण करती है, उस चीज़ का वह एक तिनका भी नहीं ले सकता। ये किस प्रकार की दुनिया है जो मज़दूरों के साथ इस तरह की व्यवहार करती है। कपड़े बनाते हैं पर कपड़े पहन नहीं सकते हैं, वे खाने का सामान बनाते हैं पर वे खा नहीं सकते। ये किस तरह की दुनिया है जहाँ पर मज़दूरों के साथ ऐसा अन्याय होता है। इस तरह से हमारा पाठ ख़त्म हो गया। यह पाठ बहुत ही बेहतरीन और एक हमारे समक्ष ऐसी भावना उत्पन्न करता है जिससे हमें मज़दूरों के प्रति एक एक इमेज हमारे सामने आ जाती है कि किस प्रकार मज़दूरों के साथ अन्याय होता है, और मज़दूर जो हैं इतने सारे चीज़ बनाने के बावजूद भी नंगे और भूखे और प्यासे रहते हैं। सो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने मैं मज़दूर हूँ के माध्यम से आप सभी को मज़दूरों के प्रति अपने प्रेम की भावना जगाने के लिए इन्होंने अपनी कहानी रचना का निर्माण किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मज़दूर के प्रति प्रेम हमेशा रखे रहेंगे। तो इस तरह से हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए अलविदा।